वेलकम स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पहले भी विद्यार्थियों लॉकडाउन लग चुका था तो उसमें आपकी ऑनलाइन क्लासें पढ़ाई जाती थी। तो उन ऑनलाइन क्लासों में मैंने आपको यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कराई थी। उसके बाद आपकी महाविद्यालय में ऑफलाइन क्लास प्रारंभ हो गई, जिसमें मैंने आपको यूनिट सेकंड जो कि लिप्स की यूनिट है उसके बारे में अध्ययन कराया। यूनिट थर्ड हाइपरबोला उसके बारे में पढ़ाया। ये दोनों यूनिटें 2D जो बुक है उसके अंतर्गत आती है। इसके बाद 3D बुक मैंने प्रारंभ की, उसमें आपको यूनिट 4 के बारे में पढ़ाया, जो कि ऑफलाइन क्लास के अंतर्गत कॉलेज में पढ़ाया गया था। यूनिट 4 में मैंने आपको स्फीयर, गोला, कौन, शंकु, सिलेंडर, बेलन के बारे में पढ़ाया। अब हम आज ऑनलाइन दोबारा लॉकडाउन लग चुका है, इसलिए कोरोना वायरस के बढ़ते हुए प्रकोप के कारण दोबारा आपकी ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ की जा रही है। तो इसमें हम यूनिट 5 क्या करें प्रारंभ करेंगे। तो सबसे पहले देखें यूनिट 5 के बारे में। इसमें दो टॉपिक है, सेंट्रल कोनोकॉइड केंद्रीय सांख्यवच और पैराबोलॉइड परवलज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहला है सेंट्रल कोनोकॉइड केंद्रीय सांख्यवच। द्विघात द्वितीय घात की व्यापक समीकरण जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। इसमें पहला टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। एक्स कोमा वाई तथा जेड में द्वितीय घात की व्यापक समीकरण का मानक रूप निम्न होता है। उसको हम कोई फंक्शन है एफ, उसको एक्स वाई जेड का फंक्शन है, इसलिए उसको जनरल रूप में लिख दिया। एफ है वो एक्स वाई जेड का फंक्शन इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ वाई जेड प्लस ट्वाइस जी जेड एक्स प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस वी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर क्या है, फर्स्ट है। चूँकि हमने इस इक्वेशन को भी दो रूप में लिख दिया, जो दो घात की इक्वेशन है, दो जिसमें एक्स और वाई जेड की कितनी घात है, दो घात है, उसको हमने जनरल रूप में क्या लिख दिया, स्मॉल एफ के रूप में। स्मॉल एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस वी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। जहाँ स्मॉल एफ एक्स वाई को स्मॉल एफ है वो फंक्शन है जो किसका, एक्स वाई जेड का, इक्वल टू कितना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ वाई जेड प्लस ट्वाइस जी जेड एक्स प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई। समीकरण एक में कुल 10 अचर है, किंतु एक अचर से सर्वत्र विभाजित करने पर 9 वास्तविक अचर अवस्थित होते हैं। समीकरण एक है, उसमें कितने अचर हैं, कुल आपके 10 अचर है, किंतु किसी एक अचर से सर्वत्र विभाजित करने पर 9 वास्तविक अचर उपस्थित होते हैं। द्वितीय घात का समतल परिच्छेद प्लेन सेक्शन एक सांख्यक होता है, अतः द्वितीय घात का पृष्ठ सांख्यवच कोनोकॉइड कहलाता है। द्वितीय घात का जो पृष्ठ है वो क्या कहलाता है, सांख्यवच कहलाता है। अतः एक सांख्यवच को ज्ञात करने के लिए 9 शर्तों को संतुष्ट करना होता है, जहाँ प्रत्येक शर्त में अचरों में एक संबंध हो, अर्थात 9 बिंदु से गुजरने की शर्त ज्ञात होनी चाहिए जिनमें कोई 4 समतलीय नहीं हो। तो 9 बिंदु से गुजरने वाली क्या प्राप्त होनी चाहिए, शर्त प्राप्त होनी चाहिए, किसके लिए, सांख्यवच के लिए, जिनमें कोई 4 बिंदु क्या नहीं हो, समतलीय नहीं हो। तो ये क्या है, सांख्यवच के लिए कंडीशन है। इसके बाद है कि व्यापक समीकरण का रूपांतरण। निर्देशिक अक्षों का इस प्रकार रूपांतरण किया जा सकता है कि रूपांतरित समीकरण में वाई जेड जेड एक्स तथा एक्स वाई के गुणांक शून्य हो जाते हैं। यह भी देखा जा सकता है कि प्रत्येक सांख्यवच का कम से कम एक मुख्य समतल होता हो, प्रिंसिपल प्लेन होता हो। माना ये निर्देशित तल जेड बराबर क्या है, 0 है, तो सांख्यवच का समीकरण। सांख्यवच का समीकरण क्या होता है, जनरल रूप में आपको बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर ट्वाइस है वाई जेड ट्वाइस जी जेड एक्स प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई ट्वाइस यू एक्स ट्वाइस बी वाई ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0। चूँकि तल में जेड इक्वल टू 0 जेड एक्स के समांतर सभी जीवाओं को क्या करेगा, समुद्रीभाजित करता है। अतः सांख्यवच किसी बिंदु x1 y1 z1 के संगत बिंदु x1 y1 माइनस z1 भी सांख्यवच पर स्थित होगा। सांख्यवच के किसी बिंदु के संगत बिंदु x1 y1 z1 के संगत बिंदु क्या होगा, x1 y1 माइनस z1 भी सांख्यवच क्या होगा, स्थित होगा। अतः ये बिंदु भी क्या करेगा, इस सांख्यवच को संतुष्ट करेगा। तो अतः ये x1 y1 z1 बिंदु क्या करेगा, इसको संतुष्ट करेगा। और इसके संगत बिंदु क्या है, x1 y1 माइनस z1 भी इसको क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो दोनों बिंदु से इस इक्वेशन को क्या करा देते हैं, संतुष्ट करा देते हैं। तो ये x1 स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड वन स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ
वन Z1 प्लस ट्वाइस जी Z1 X1 प्लस ट्वाइस H X1 Y1 प्लस ट्वाइस U X1 ट्वाइस B Y1 ट्वाइस W Z1 प्लस D इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट तथा ए X1 स्क्वायर प्लस B Y1 स्क्वायर प्लस C Z1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस ट्वाइस है Y1 Z1 माइनस ट्वाइस G Z1 X1 माइनस प्लस टू H X1 Y1 प्लस ट्वाइस U X1 प्लस ट्वाइस B Y1 माइनस ट्वाइस W Z1 प्लस D इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर क्या लिख दिया 2। इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन 2 को क्या घटा दिया इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाने पर तो क्या प्राप्त हुआ 4F Y1 Z1 प्लस 4G Z1 X1 प्लस 4W 4W Z1 इक्वल टू 0। तो 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या प्राप्त होगा X1 बाई F तो किंतु इक्वेशन नंबर इसको क्या नाम दिया 3 किंतु इक्वेशन 3 Z बराबर 0 तथा F बाई प्लस जी एक्स प्लस W इक्वल टू 0 को संतुष्ट करने वाले X1 Y1 Z1 के मानों के अलावा अन्य अनंत मानों के समुच्चय से भी संतुष्ट होता है। अतः F बराबर G बराबर W इक्वल टू 0 सांख्यवच का समीकरण निम्न रूप में समानित होगा। तो सांख्यवच का समीकरण है वो निम्न रूप में क्या हो जाएगा समानित हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस एच एक्स वाई प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस बी वाई प्लस डी इक्वल टू 0। अब माना एक्स तथा वाई अक्षों को कोण 1/2 tan इनवर्स ट्वाइस एच अपॉन ए माइनस बी से घुमाया जाए ताकि एक्स वाई का पद लुप्त हो जाए तथा सांख्यवच का समीकरण भी गुणन पद रहित रूप में समानित हो जाता है। अतः समीकरण के इस रूप में प्राप्त हो जाता है हमें ए एक्स स्क्वायर कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस बी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0 जो कि मुख्य तलों में से एक तल जेड बराबर 0 के क्या है समांतर है। सांख्यवचों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ कॉनिकॉइड माना द्वितीय घात का सामान्य समीकरण निम्न रूप में हमें प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू एक्स प्लस ट्वाइस बी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी इक्वल टू 0 जो कि समीकरण 1 है। तो विभिन्न पदों के गुणांकों के अनुसार हमें निम्न स्थितियां प्राप्त होती है। 3 केस प्राप्त होंगे। स्थिति पहली क्या है ए बी सी सभी शून्य से भिन्न हो तो समीकरण 1 है निम्न रूप में चेंज हो जाती है। ए को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस सी यू अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू बाई प्लस बी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस सी कॉमन लेंगे तो जेड प्लस डब्ल्यू अपॉन सी का होल स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन सी माइनस डी। इसको इक्वल टू किसके बराबर मानेंगे इसका मान डी डैश के माना। तो इक्वेशन नंबर क्या प्राप्त है इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया 2। मूल बिंदु को बिंदु माइनस यू अपॉन ए माइनस बी अपॉन बी माइनस डब्ल्यू अपॉन सी पर स्थानांतरित करने पर समीकरण 2 का निम्न रूप प्राप्त होता है ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू डी डैश। क्वेश्चन नंबर क्या प्राप्त हुई 3। तो इसमें पहली बात क्या होगी यदि डी डैश इक्वल टू 0 हो तो सांख्यवच एक शंकु निरूपित करता है। अगर डी डैश बराबर 0 हो तो सांख्यवच क्या करेगा एक शंकु निरूपित करता है। कौन निरूपित करता है। सेकंड बात है यदि डी डैश नॉट इक्वल टू 0 हो 0 नहीं हो तो सांख्यवच एक केंद्रीय सांख्यवच निरूपित करता है। अगर डी डैश बराबर 0 तो तब तो शंकु निरूपित करेगा और अगर डी डैश का मान 0 नहीं है तो एक केंद्रीय सांख्यवच निरूपित करता है। इसके बाद दूसरी कंडीशन है ए बी सी में से एक शून्य हो माना सी इक्वल टू क्या 0 हो तो समीकरण एक निम्न रूप में चेंज हो जाएगी ए इंटू एक्स प्लस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई प्लस बी अपॉन बी का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर क्या है 4। मूल बिंदु को बिंदु माइनस यू अपॉन ए माइनस बी अपॉन बी माइनस के 1/2 डब्ल्यू इंटू डी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी पर स्थानांतरित करने पर समीकरण 4 का निम्न रूप प्राप्त होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर कितनी प्राप्त हुई 5। तो इससे दो बातें निकल के आती है यदि डब्ल्यू नॉट इक्वल टू 0 डब्ल्यू का 0 नहीं है तो ये परवलज निरूपित करता है और यदि डब्ल्यू का मान क्या प्राप्त हो 0 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 में रूपांतरित होती है जो बेलन सिलेंडर या एक समतल युग्म को प्रदर्शित करता है पेयर ऑफ प्लेन्स को प्रदर्शित करता है। इसके बाद तीसरी कंडीशन है अगर ए बी सी में से दो शून्य माना बी और सी दोनों क्या है शून्य तो समीकरण एक निम्न रूप में चेंज हो जाती है। जो समीकरण एक है वो निम्न रूप में चेंज हो जाएगी अगर बी और सी का मान 0 हो तो ए इंटू एक्स प्लस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस बी वाई प्लस वाई डब्ल्यू जेड प्लस डी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर कितनी प्राप्त हुई 6। अब समतल ट्वाइस बी वाई प्लस ट्वाइस डब्ल्यू जेड प्लस डी माइनस यू स्क्वायर अपॉन ए इक्वल टू 0 को निर्देशित समतल वाई बराबर 0 पर बदलने पर निम्न रूप समानित हो जाता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस के वाई।
जिससे दो बातें निकल के आती है। यदि b तथा w का मान नॉट इक्वल टू 0 हो तो परवलयिक बेलन पैराबोलिक सिलेंडर निरूपित करता है, और यदि b और w दोनों का मान क्या हो 0 तो समीकरण x² इक्वल टू k में समानित हो जाती है, जो कि एक समांतर समतलों का युग्म निरूपित करती है, क्या करती है, युग्म निरूपित करती है। तो हमने क्या करी, जो समीकरण थी, जो सामान्य जनरल समीकरण थी सांख्यवच की, उसके तीन खंडित स्थितियों के बारे में अध्ययन किया। पहली स्थिति थी ए और बी सी, ए बी और सी सभी शून्य से भिन्न हो। दूसरी थी ए बी और सी में से एक शून्य हो, और तीसरी थी ए और बी और सी में से दो शून्य हो। उसके बारे में अध्ययन किया, अलग अलग केस के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है सेंटर ऑफ द कोनिकॉइड, सांख्यवंश का केंद्र किसे कहते हैं? एक ऐसा बिंदु सांख्यवंश का केंद्र कहलाता है जिससे गुजरने वाली प्रत्येक रेखा सांख्यवंश को इसी बिंदु से समदूरस्थ बिंदु युग्म में प्रतिच्छेद करती है। एक ऐसा बिंदु है वो सांख्यवंश का क्या कहलाता है? केंद्र कहलाता है, जिससे गुजरने वाली प्रत्येक रेखा सांख्यवंश को इस बिंदु से समदूरस्थ बिंदु युग्म में प्रतिच्छेद करती है। ये सांख्यवंश का केंद्र कहलाता है। सेंटर कोनिकॉइड, केंद्रीय सांख्यवंश, जिस सांख्यवंश का केंद्र होता हो वह केंद्रीय, जिस सांख्यवंश का केंद्र होता है वह केंद्रीय सांख्यवंश कहलाता है। केंद्रीय सांख्यवंश का मानक समीकरण होता है x² + by² + cz² = 1। 1 का केंद्र मूल बिंदु होता है 0,0,0 है। वेरियस सेंट्रल कोनिकॉइड, विभिन्न केंद्रीय सांख्यवंश। पहला है उसमें दीर्घवृत्तज, इलिप्सॉइड्स, दीर्घवृत्तज। जब ए बी तथा सी सभी धनात्मक हो तो इक्वेशन नंबर 1 है दीर्घवृत्तज कहलाता है, जिसका मानक समीकरण होता है x² + a² + y² + b² + z² + c² = 1। इसे इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया? 2। विशिष्ट स्थिति 1, जब c बराबर b हो, c का मान किसके बराबर हो जाए? b के मान बराबर हो जाए, तो x² + a² + y² + z² + b² = 1। इक्वेशन नंबर क्या प्राप्त हुई? 3। ए और बी सी और तीनों मान धनात्मक हो तो इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या कहलाएगी? दीर्घवृत्तज कहलाती है, इलिप्सॉइड कहलाती है। अगर c बराबर b हो तो हमें इक्वेशन प्राप्त हुई x² + a² + y² + z² + b² = 1। इक्वेशन नंबर 3 प्राप्त हुई। तो दीर्घाक्ष गोलाव कहलाता है, प्रोलेट स्फेरॉइड प्राप्त होता है। तो हमें दीर्घाक्ष गोलाव प्राप्त होता है, और जिसे दीर्घवृत्त x² + a² + y² + b² = 1 या z बराबर 0 को दीर्घ अक्ष के प्रत्यय घुमाकर प्राप्त किया जाता है। किसके प्रत्यय घुमा कर प्राप्त किया जाता है? दीर्घ अक्ष के प्रत्यय घुमा के प्राप्त किया जाता है। जब c बराबर a हो, तो हमें प्राप्त होता है दीर्घवृत्त की इक्वेशन है वो किस रूप में प्राप्त होता है? दीर्घवृत्त की इक्वेशन किस रूप में चेंज हो जाएगी? x² + z² + a² + y² + b² = 1। इक्वेशन नंबर 4 नाम दिया इसका। तब हमें ओवलेट स्फेरॉइड लघुवक्ष गोलाव प्राप्त होता है, जिसे उक्त दीर्घवृत्त को लघुवक्ष के प्रत्यय घुमाकर प्राप्त किया जाता है। दीर्घाक्ष गोलाव प्राप्त होता है उसे हमें दीर्घाक्ष के प्रत्यय घुमाकर प्राप्त किया जाता है, और लघुवक्ष गोलाव प्राप्त होता है उसे लघुवक्ष के प्रत्यय घुमाकर प्राप्त किया जाता है। जब a बराबर b बराबर c तीनों ही बराबर हो तो दीर्घवृत्तज है वो गोला बन जाता है। a बराबर b बराबर c हो तो तीनों ही बराबर हो तो क्या होगा? x² + y² + z² = a² प्राप्त होगा। तो दीर्घवृत्तज है वो क्या बन जाता है? स्फीयर बन जाता है। ये क्या है? रिमार्क है। इसके बाद सेकंड प्रकार है, पहला था उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? विभिन्न केंद्रीय सांख्यवंश में पहला पढ़ा दीर्घवृत्तज के बारे में। दूसरा है हाइपरबोलिड्स ऑफ वन शीट, एक पृष्ठीय अतिपरवलज। जब माना a तथा b धनात्मक एवं c ऋणात्मक हो तो उक्त इक्वेशन फर्स्ट है एक पृष्ठ वाला अतिपरवलज कहलाता है, जिसका मानक समीकरण होता है x² + a² + y² + b² - z² + c² = 1। तो इक्वेशन नंबर 5 वो क्या कहलाएगी? एक पृष्ठीय अतिपरवलज की इक्वेशन कहलाती है, जिसमें a और b दोनों क्या है? धनात्मक है, जबकि c क्या है? ऋणात्मक हो। तीसरा केस है द्विपृष्ठीय अतिपरवलज, हाइपरबोलिड्स ऑफ टू शीट्स।
जब माना ए तथा बी ऋणात्मक हो एवं सी क्या हो, धनात्मक हो, तो इक्वेशन 1 है वो 2 सीट वाला अतिपरवलज कहलाता है, जिसका मानक समीकरण होता है माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर क्या नाम दिया, 6। और यदि सभी तीनों धन ऋणात्मक हो, ए तथा बी तथा सी तीनों क्या हो, ऋणात्मक हो, तो काल्पनिक दीर्घवृत्तज प्राप्त होता है। तो कैसा दीर्घवृत्तज प्राप्त होता है, काल्पनिक दीर्घवृत्तज प्राप्त होता है। उसकी इक्वेशन क्या होगी, तीनों ऋणात्मक हो तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्राप्त होगी। तो वो क्या कहलाएगा, काल्पनिक दीर्घवृत्तज वर्चुअल एलिप्सॉइड्स कहलाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अब दोबारा आपकी ऑनलाइन क्लासें प्रारंभ हो चुकी है। तो उसमें हमने सबसे पहले आज आपकी जो यूनिट जो पेपर 3 है, जो बीएससी फर्स्ट ईयर है उसकी आपकी क्लास है, उसका पेपर 3 पढ़ाता हूँ मैं आपको। उसमें 3 बुक हैं। तो पहली यूनिट मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, वो ऑनलाइन पढ़ाई थी पहले। इसके बाद दूसरी यूनिट, तीसरी यूनिट, चौथी यूनिट मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाई, जो आपकी महाविद्यालय में क्लासें प्रारंभ हो गई थी उसमें पढ़ाया। और अब आपकी यूनिट 5 है उसको मैं दोबारा आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। तो उसमें हमने सबसे पहले केंद्रीय संकोच के बारे में पढ़ाया कि केंद्रीय संकोच क्या होता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको केंद्रीय संकोच की विभिन्न क्या है, संकोच का वर्गीकरण के बारे में पढ़ाया कि केंद्रीय संकोच का वर्गीकरण किया। उसमें हमने 3 स्थिति प्राप्त हुई थी, तीनों स्थितियों के बारे में अध्ययन कराया। उसके बाद हमने आपको संकोच का केंद्र किसे कहते हैं और केंद्रीय संकोच क्या होता है उसके बारे में अध्ययन कराया। उसके बाद विभिन्न केंद्रीय संकोच के बारे में पढ़ाया। उसमें पहला था दीर्घवृत्तज क्या होता है, दीर्घवृत्तज में 2 प्रकार पढ़ाए, दीर्घाक्ष गोलाभ क्या होता है, लघुअक्ष गोलाभ क्या होता है उसके बारे में पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको 1 पृष्ठीय अतिपरवलज क्या होता है, 2 पृष्ठीय अतिपरवलज क्या होता है, काल्पनिक दीर्घवृत्तज क्या होता है, इनके बारे में अध्ययन कराया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको मैंने जो आज पढ़ाया है उसे आपको घर पर जब भी टाइम मिले उसका अध्ययन करें, जिससे आगे जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो आपको समझ में आ सके। अगली क्लास में हम कुछ नए टॉपिकों के बारे में, इससे रिलेटेड नए टॉपिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके स्टूडेंट।